I want to start my litigation career. Litigation में आने के लिए when I started, think about learning, forget about earning. First you learn, then you earn. Yes, you should only observe each and every one for at least 3 years. कि जज साहब कैसे अपनी कोर्ट होल्ड कर रहे हैं, Right. एलमत का क्या काम है, रीडर का क्या काम है, दोनों ऑपोजिट लॉयर्स कैसे अपना केस हैंडल कर रहे हैं. Right. But कभी भी ऐसा होता है कि you are not able to get to the senior lawyer. उनको कैसे उनसे कैसे मिले, वहां तक अप्रोच कैसे करें senior lawyers के पास? आपको मिलेगा जरूर, आप ढूंढेंगे शिद्दत से तो कायनात लग जाती है आपको मिलाने. क्योंकि पहला स्टेप ही वही है. देखिए बार काउंसिल ने बहुत रूल्स बनाए हैं. ड्यूरिंग द स्टडिंग पार्ट ऑल्सो इंटर्नशिप्स के लिए प्रोविजंस हैं. कॉलेजेस भी आजकल भेजते हैं. करिकुलम में डाल दिया कि बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए. इट इज मैंडेटरी. Hello everyone, welcome to Legally Speaking by Rest the Case. So today we have Advocate Saurabh Sharma who will give us some insightful session that how a young lawyer can start his litigation practice just after his graduation. Welcome sir, welcome to the podcast. Thank you so much. So sir, let's keep it simple. So basically we can think that I'm a fresh graduate from a law school and I've just passed out. I want to start my litigation career. तो अभी मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू स्टार्ट माय लिटिगेशन करियर? First of all, I would like to congratulate you for opting for a litigation career. Yeah. Because these days ज्यादातर जो law graduates हैं सब law firms की तरफ भाग रहे हैं. Right. It is brave enough for you to choose a career in litigation. Yes, sure. Litigation में आने के लिए when I started, मेरे जितने भी शुभ चिंतक थे, जो सीनियर्स थे, सबने एक ही एडवाइस दी, थिंक अबाउट लर्निंग, फॉरगेट अबाउट अर्निंग. फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न. यस. सो वो कहते हैं कि आप जैसे ही आते हैं प्रैक्टिस में, यू शुड ओनली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी वन फॉर एटलीस्ट 3 years कि जज साहब कैसे अपनी कोर्ट होल्ड कर रहे हैं. राइट. एलमत का क्या काम है, रीडर का क्या काम है, दोनों ऑपोजिट लॉयर्स कैसे अपना केस हैंडल कर रहे हैं. बिकॉज यू हैव टू रीड द फाइल्स एंड सी हाउ अ ट्रायल प्रोसेस इज, हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. बिकॉज यू कैन नॉट सी द ट्रायल ऑफ अ केस जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 or 3 months. It can take a year, it can take more than 1 year. Right. So when you read the files of your senior, the reading is the key here. You have to read more and more and more. सर एक्चुअली ये सीनियर फाइंड आउट करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी. हाँ बिल्कुल. तो उसके लिए मतलब हाउ कैन यू अप्रोच? आई नो दीस इंटर्नशिप्स वुड हैव हेल्प्ड फॉर द जूनियर लॉयर्स एंड ऑल, बट कभी भी ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट टू द सीनियर लॉयर. उनको कैसे उनसे कैसे मिले, वहां तक अप्रोच कैसे करें सीनियर लॉयर्स के पास? बेसिकली वो कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए जो प्रोफेशन है एडवोकेसी का और मेडिकल प्रोफेशन, इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है. राइट. ठीक है, ये 2 ही प्रोफेशन है. यू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड यू प्रैक्टिस लॉ. इट्स फॉरएवर. तो ये प्रैक्टिस से सीखा जाता है. सीनियर आपको मिलेगा जरूर, आप ढूंढेंगे शिद्दत से तो कायनात लग जाती है आपको मिलाने. क्योंकि पहला स्टेप ही वही है. लेकिन इवन इट्स हाउ यू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. ये करने से सीखी जाती है विद्या. ये किसी टीचर से जरूरी नहीं कि आप सीख लेंगे. गुरु तो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब गुरु इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुरु भी हाथ पकड़ के सिखाने वाला. आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ, माई सीनियर टॉट मी एवरीथिंग, बट ओनली आफ्टर आई शोड माई कीन इंटरेस्ट. Yes. अगर आप आजकल जो जूनियर्स आ रहे हैं प्रैक्टिस में, सबसे पहले तो उन्हें आते ये जानना है कि स्टाइपेंड क्या है उनका. ठीक है, जब शुरू में मैंने आपको जो लाइन बताई, थिंक अबाउट लर्निंग, फॉरगेट अबाउट अर्निंग. तो अगर आप लर्निंग के लिए आ रहे हो, इफ यू आर कमिंग विद एन empty mind, then only you can fill it up with what your guru teaches you. Sure, yeah. अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो 5 साल में बहुत वकालत सीख ली है और अब तो मैं काम करूंगा और अपनी इनकम बनाऊंगा, तो then you cannot learn anything. Yeah, that's there. आपका जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फाइंड अ सीनियर. देखिए बार काउंसिल ने बहुत रूल्स बनाए हैं. ड्यूरिंग द स्टडिंग पार्ट ऑल्सो इंटर्नशिप्स के लिए प्रोविजंस हैं. कॉलेजेस भी आजकल भेजते हैं. करिकुलम में डाल दिया कि बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए. इट इज मैंडेटरी. वो आपको कोर्ट विजिट भी करनी होगी, अपनी डायरी भी मेंटेन करनी है. तो दे आर टीचिंग यू द सीक्रेट ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड देयर ओनली.
ठीक है, तो वहां पर भी आपका इंटरेक्शन होता है सीनियर से. इट इज मोर अपॉन यू ऑल्सो हाउ यू डील विद द सीनियर्स. इफ यू रिक्वेस्ट देम एंड दे आर काइंड इनफ, देन ऑब्वियसली दे लेट यू. पर आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल फैक्टर, जैसे आपने बोला, फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न, ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग, बट डू यू थिंक दिस फाइनेंशियल थिंग stops a lot of young lawyers to get into a litigation? Because देखो, पहले वो graduate होते हैं and then you know the college fees and all. Some of them are on education loan and everything. तो अब वो pass out हो भी गए. Now it's called a noble profession anyways, right? तो अभी इसको noble profession भी बोलते हैं. अब वकालत का मतलब ही ये है कि आदमी litigation करे. There is a corporate law as well, but जो genuine law है वो आदमी वो कोर्ट कचहरी में जाके arguments है, वो जिसका वो passion है, but वो finances अपने कैसे manage करे. अब लॉयर तो देखो, आई थिंक 5,000, 10,000, 15,000 बहुत अच्छा होगा तो कोई 20-25,000 दे देगा स्टाइपेंड, बट दिस एरा इज सो एक्सपेंसिव. अगर आप दिल्ली में कमरा भी लेने जाओ तो रेंट जितने पैसे भी नहीं देता एक लॉयर. तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी मतलब बहुत बड़ा ब्रिज है लिटिगेशन ज्वाइन करने के लिए? तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आपके हिसाब से? लॉयर्स को अपने पैसे बढ़ाने चाहिए कि स्टूडेंट लोन और जो 5 साल का है वो 2 साल और बढ़ के मिलना चाहिए, सो दैट मतलब वी शुड कंसीडर दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन ओनली? कैसे होना चाहिए? जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ये बहुत प्रैक्टिकल है. बिकॉज एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और एक फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट या फिर कोई एमबीए करके जो आ रहे हैं, अगर पीयर प्रेशर में जो लॉयर है ना फ्रेश, उसको ये सुनने को मिलता है उसकी 25,000 की नौकरी लगी, उसकी 50,000 की लग गई. यहाँ पर काम सीखने जा रहे हैं, जेब से पैसा लगा रहे हैं. 100%. ठीक है, दिस इज द हार्डकोर रियलिटी ऑफ द प्रोफेशन. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन नोट ऑफ दिस. They have issued directions to all the bar associations pan India to give suggestions for this. Suggestions? Yes. They have even said कि rural areas में 15,000 stipend होने चाहिए. और वो कौन देगा? बार काउंसिल. अभी उसके लिए उन्होंने सजेशंस मंगाए हैं बार काउंसिल से. ये अभी रिसेंटली हुआ है. रिसेंटली हुआ है. अभी सजेशंस मंगाए हैं and every bar association is sending suggestions कि इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है, बार एसोसिएशन की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है. कोई लिमिटेड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, उनका सजेशन ये है कि रूरल एरियाज में 15,000 स्टाइपेंड होना चाहिए और सिटीज में 20,000 होना चाहिए. नाउ मैं ये कहता हूँ कि एक नया लॉ ग्रेजुएट, आप उसकी इनकम को एक दिहाड़ी के मजदूर से अगर कंपेयर करो, व्हाट इज द मिनिमम वेजेस इन महाराष्ट्र? यू नो 13,000 रुपीज is the minimum wage per month. ठीक है, 13,000 रुपीज है और एक लॉयर को 5,000 भी बहुत मुश्किल से मिलता है. ठीक है, वो भी देकर लॉयर शायद कई बार ये एहसान जताता है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सिखाने की फीस दे रहा हूँ मैं आपको, आपके काम, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग. ठीक है, तो उसको आप उसकी जो नॉलेज है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उसको, बट ही हैज पुट इन टाइम एंड एफर्ट for all those 5 years. Basically सीनियर लॉयर भी अपनी जगह ठीक है कि अब हम आपको किसी से, एक तो आपको काम सिखा रहे हैं, ऊपर से आप पैसे भी मांग रहे हो. बिल्कुल. अब वो अपनी जगह पे ठीक है कि यार अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे. तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये बार काउंसिल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुछ ना कुछ स्टाइपेंड दे, ताकि ये सीनियर्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो, और जो लिटिगेशन ज्वाइन करना चाहता है, बिकॉज आई थिंक पैशन बहुत लोगों में है, बट बिकॉज ऑफ मनी थिंग बहुत लोग रुक जाते हैं कि यार अभी लिटिगेशन ज्वाइन करेंगे तो सर्वाइवल कैसे होगा, 2-3-4 साल तो कर ही नहीं सकते, तो दे एंड अप डूइंग द कॉर्पोरेट एंड देन दे शिफ्ट टू लिटिगेशन. ये एक्चुअली पैटर्न में देख रहा हूँ बहुत लोगों की उसमें कि पहले कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं, दे मेक सम मनी, दे गेट स्टेबल, और फिर जो करेजियस होता है वो कॉर्पोरेट छोड़ के फिर लिटिगेशन में आता है एंड दे डू वेल आल्सो. दैट इज देयर, लेकिन आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते. हाँ, वो तो है कि एक स्पेसिफिक आप ब्रैकेट बना दो कि इतना स्टाइपेंड मिलना ही है. देखिए, हर जगह के अलग फैक्टर्स, मिनिमम फिक्स कर सकते हैं स्टिल नहीं, हर जगह के अलग फैक्टर्स हैं, अलग पैरामीटर्स हैं, अलग बाइंग पावर, परचेजिंग पावर है क्लाइंट्स की. ठीक है, इफ यू कंपेयर लिटिगेंट्स एंड एडवोकेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार टू लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स इन मुंबई और दिल्ली और से अहमदाबाद, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस. If a lawyer from Bihar comes to Delhi and he starts practicing, वहां पर अगर वो रोज का 200 रुपए कमा रहा था
Right. यहाँ पर अगर उसे 500 रुपए भी मिलेगा तो वो उसे लगता है कि मैं आई एम अर्निंग डबल व्हाट आई यूज्ड टू अर्न इन बिहार। Sure. तो उसकी वजह से जो यहाँ लॉयर्स है दिल्ली में, उनकी भी इनकम ब्रैकेट पे डिफरेंस पड़ता है। Yeah. देयर इज अ कंपटीशन नाउ, यू सी। Of course. If a lawyer in Delhi charges 1,000 rupees for a task Yes. on daily basis, On I am daily saying basis. for Yeah, yeah. miscellaneous work, Just an example. and a lawyer from Bihar comes and he does the exact same job for 500, thinking that he used to earn 200 bucks in Bihar. Yeah, still there is a So lot of he difference. is giving competition to the lawyers who are already working in Delhi. Yeah, yeah. So you cannot formulate a formula कि ये हमने बना दिया और ये हर जगह पर एप्लीकेबल होगा. It has to depend on the facts and circumstances, the diaspora of the state. It has to vary. और वैसे भी अगर हम ये जो बात करें, ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए ये प्रॉब्लम, देखिए मैं आपको जिनकी example- लेगेसी चल रही है उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती जनरली। वो एक अलग डिबेट है, आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं हाँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं। लेकिन लेकिन यंग लॉयर्स, मतलब हम ये टॉपिक पे यही कवर कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन जहाँ हम लॉयर्स। स्टाइपेंड की डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी देयर इज एक्ट इन फोर्स, आई थिंक सिंस 2015, जहाँ पर वो स्टाइपेंड उन्होंने ऑलरेडी लेजिस्लेशन में डाला है कि गवर्नमेंट देगी, लेकिन सिर्फ 25 लॉयर्स को देगी एनुअली, और वो भी उनको जिनकी सालाना इनकम पूरी फैमिली की 2 लाख रुपए। अच्छा, तो ऐसे कैपिंग करी हुई। तो उसके लिए उन्हें एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, फिर उसके बाद उन्हें आई थिंक 3 और 5 इयर्स तक वो स्टाइपेंड मिलेगा। ये बट स्टेट से है, ये यूनियन टेरिटरी जो है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी का बार उन्होंने काउंसिल बनाया, बार काउंसिल। यस यस यस, ये गवर्नमेंट ने करा है, गवर्नर ने उसको पास करा है लॉ को। ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हर स्टेट का वहां का सिनेरियो है, वहां के लोग हैं, उनकी परचेजिंग पावर है, हर एक चीज को ध्यान में रखकर अलग अलग बनाया जा सकता है। एक फॉर्मुलेट करके पैन इंडिया उसको हम नहीं अप्लाई कर सकते, इसीलिए सजेशंस मंगाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इट विल टेक टाइम बट समथिंग विल certainly come out, I guess. बट आपको लगता है कि जैसे अभी पहले तो हम बहुत ज्यादा मेंटर्स पे डिपेंड रहते थे, सीनियर लॉयर्स पे डिपेंड रहते थे, हम अभी भी हैं बिकॉज़ दे आर द ओनली वन विल गिव अस लर्निंग एंड ऑल। बट जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक इतना इवॉल्व हो गया है, और जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, तो आपको लगता है कि उनके लिए काफी हेल्पफुल है आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। नाउ गेटिंग क्लाइंट्स इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट वाज बिफोर। अभी बहुत सारी चीजें जैसे इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, थ्रू सोशल मीडिया अपनी रेपुटेशन को खुद बिल्ड कर सकते हैं। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर यंग लॉयर्स जो एआई और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट उनको जितनी जल्दी वो करना चाहिए? नहीं, अडॉप्ट डेफिनेटली करना चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए, बट जहां तक गुडविल बनाने की बात है, जहां तक केस की तैयारी करने की बात है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, बट यू विल ऑल्सो हैव टू वेट इट देन, यू विल हैव टू एडिट इट एंड करेक्ट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। एआई जो है वो डेटाबेस से उठाकर एक आपको डॉक्यूमेंट बनाकर देता है, मोर और लेस इट इज 99 times it is absurd. It is not even relevant to the case at hand. Okay. I have heard from. But I think even that is getting improved day by day. वो टेक्नोलॉजी भी improve होती जा रही है। आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटाबेस डालेंगे, उसका एक रिजल्ट निकलेगा। जी जी। Based on that database. Right sir. जो गुरु से सीखने की बात है, किसी मेंटोर से सीखने की बात है, वो एक एआई या कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं सिखा सकता। यूज कर सकते हो आप उसको, सीख नहीं सकते उससे आपका जाएगा नहीं, आप उसे यूज कर सकते हो फॉर द पर्पसेस ऑफ एफिशिएंसी। आपकी टाइम कंजम्पशन को वो रिड्यूस करेगा किसी भी काम को करने के लिए, वो कर सकता है वो, लेकिन आपको वो वकालत नहीं सिखा सकता। वकालत तो आपको किसी सीनियर से ही सीखनी होगी, और प्रोसेस को देखकर देखिए, द की हियर इज हार्ड वर्क एंड रीडिंग द फाइल्स मोर एंड मोर। जितना आप पढ़ोगे, देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग के एक वकील साहब थे, तो बहुत रिनाउंड, उनके पास एक जूनियर एसोसिएट गया, उसने कहा कि सर आपकी तरह बनने के लिए क्या सीक्रेट है? तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। तो ही टुक हिम टू अ लाइब्रेरी। वहां पर एक वकील साहब थे बहुत रिनाउंड, वो किताबों के बीच में दबे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको देखो, उनसे जाके पूछो। He went there, उसने कहा कि सर I want to be renowned lawyer. How do I do that? उसने कहा read and read. बस ये 3 वर्ड्स बोले। तो जितना आप पढ़ोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप सीखोगे।
और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि एआई या किसी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी से, देखिए टेक्नोलॉजी से आप ऐड कर सकते हो. देयर आर वेरियस लॉयर्स जो रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, informative reads. that has also been adversely looked down upon by the Honorable Supreme Court. They have directed the Instagram to give list of those lawyers. You know that. So advertising. So No, actually, advertising, like they cannot solicit themselves for sure. Yes. But if they're providing some insightful sessions कि इसको ऐसा करो, अगर कोई किसी को कोई छेड़ता है तो उसके ये consequences and all. So I think that is very much under Bar Council Rule number 36. That is again on the borderline. Yeah, It again, depends very on grey the area. content. Yes. Yeah, very grey area, It but they are depends playing on that. On case to case basis. Yeah. So मतलब they try to comply with that Bar Council Rule number 36. But generally वो information session ही होते हैं. But anyways, आपको क्या लगता है ये जो यंग जनरेशन लॉयर है और जो दूसरे लॉयर है जो लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फादर्स की या ग्रैंडफादर की, तो अपॉर्चुनिटीज लेवल आपको लगता है सेम है आज की डेट में? पहले तो ऑफ कोर्स नहीं था, बट इज इट इवॉल्विंग कि अभी यंग जनरेशन लॉयर और जो लेगेसी होल्ड करते हैं उनके बीच में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर. वेरी गुड सर. तो ऐसा कोई चैलेंज मुझे तो नहीं लगा. वाओ सर. ठीक है, इफ यू नो योर जॉब, यस. आप बस अपना काम करते रहो. Again, how did you manage your finances when you were doing the litigation? Because initially lawyers don't pay you much. Yes, I do handle my independent cases also. So वहाँ से मेरी इनकम आ रही थी. स्टार्टिंग से ही मतलब आपने अपना काम भी साथ में Yes, शुरू yes, कर दिया. yes. तो मतलब वो सीनियर को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि आप अपना काम भी करो, और दे आर मोर हैप्पी. देखिए, अगर कोई आपको एक हैंडसम सैलरी दे रहा है, ऑब्वियसली देयर विल आल्सो बी रिस्ट्रिक्शंस अपॉन यू. आप सिर्फ लॉयर एज अ प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचो, अदरवाइज भी किसी भी जॉब में if a person is getting a handsome salary, obviously the employer will also even they ask him to sign a contract of privacy कि आप कहीं और जॉब नहीं करोगे, हमारी कोई बात कहीं लीक नहीं करोगे. they do that. Right. तो अगर आप yes, अगर आप हैंडसम सैलरी कोई आपको दे रहा है तो ऑब्वियसली ही विल से कि आप अपना काम नहीं कर सकते, बिकॉज आप तो एक कंपटीशन ही उनके लिए खड़ा कर रहे हो फर्स्टली, और दूसरा जो उनके सीक्रेट्स हैं ट्रेड के, यू विल बी यूजिंग देम, राइट. तो लेकिन अगर आप कहीं सिर्फ सीख रहे हो, ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन ऑफ यू डूइंग योर ओन प्रैक्टिस. rather my senior used to encourage me, used to help me at every step whenever I used to go to him. Yeah, I think that's the right thing to do. Yes. Also, because वो any which ways lawyers are working on stipend most of the time, so वो encourage करती हैं कि जो आप अपना काम भी करो and then you also earn more. वैसे मैंने बहुत बार देखा है कि एक लॉयर की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस मतलब थोड़ा सा बहुत अलग रहता है, बिकॉज ऐसा सुना है कि जब सब छुट्टी मना रहे होते हैं जैसे संडे को, सबसे ज्यादा काम ही लॉयर्स कर रहे हैं, बिकॉज तब वो अपने चैम्बर्स में बैठे हैं, वो कोर्ट नहीं जा रहे, तो मेजरली वो वहीं से वो अगर आप घर पे भी बैठे हो तो भी आपके दिमाग में केस ही चल रहा होता है. ठीक है, रुकता नहीं है यस, lawyer. सोशल लाइफ बिल्कुल हैम्पर होती है, बट ठीक है. तो फिर जब आप लिटिगेशन में आए हो, ऑब्वियसली यू हैव कम टू अर्न फेम एंड नेम फॉर योरसेल्फ. Yes. और एज द सेंट दलजीत दोसांझ सेज कि बिना मरे तो स्वर्ग मिलता नहीं है वीरे. तो मरना तो पड़ेगा. इफ यू वांट हेवन यू विल हैव टू डाई. बट मैंने देखा है कि ये मतलब कब तक मरना पड़ेगा, 60-70 साल की उम्र तक भी वैसे ही वो लोग काम कर रहे हैं. लॉयर नेवर एजेस. मतलब वो सीनियर लॉयर्स की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिस्टर्ब रहता है, संडे को भी काम, सैटरडे को भी काम. तो आपको लगता है उसको मैनेज करना चाहिए? प्रैक्टिस के साथ में यू नो योर केसेस एट द बैक ऑफ योर पाम. उसके बाद में इतना एफर्ट नहीं आपको डालना पड़ता. ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, क्लाइंट डीलिंग्स आपको खुद ही करनी होंगी, लेकिन जो टाइम जो कंज्यूम होता था पहले किसी केस की ड्राफ्टिंग में या केस की तैयारी में, वो ऑब्वियसली कम हो जाता है. एंड द मोर केसेस दैट यू डू, यू बिकम मोर एफिशिएंट इन योर जॉब. आई एम श्योर ऐसा तो तो उससे- इसीलिए इसको उससे- प्रैक्टिस करो. हाँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल उतने अच्छे होते जाओगे. सर मतलब लिटिगेशन कैन बी स्ट्रेसफुल, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग आवर्स एंड एवरीथिंग, एंड यंग लॉयर्स जिन्होंने आज तक कभी प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते होंगे. वो कैसे एड्रेस आपको लगता है करना चाहिए? मतलब बार काउंसिल एड्रेस करे, स्टेट करे, या मतलब आई थिंक देयर शुड बी समथिंग इन इट. कुछ हो सकता है उसके बारे में? देखिए, मेंटल हेल्थ
का जहां तक इशू है, आप ये देखो कि डॉक्टर के पास पेशेंट क्यों जाता है. इफ वी ड्रॉ एन एनालॉजी विद द मेडिकल प्रोफेशन, Yes. इसलिए जाता है अपनी तकलीफों का निवारण लेने के लिए. Right, sir. अपनी तकलीफों डॉक्टर के टेबल पे छोड़ के आता है. कई बार डॉक्टर के पास जाते ही ठीक हो जाता है. हाँ, ठीक है. तो ऐसे ही जब क्लाइंट किसी लॉयर के पास आता है अपनी सारी तकलीफें लेके, अ गुड लॉयर वुड इंश्योर दैट वो सारी तकलीफें उसकी टेबल पे छोड़ के चला जाए. लेकिन वो सारी तकलीफें उस लॉयर के साथ रह जाती हैं. ही हैज टू स्लीप ओवर देम, ही हैज टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, ही हैज टू डू द जॉब. तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो है. और मेंटल हेल्थ के लिए नॉट जस्ट द लीगल प्रोफेशन, अदरवाइज भी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बात अब होने लगी है. अब होने लगी है. right. डिप्रेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इलनेस. Yes, अभी I don't think any initiative has been taken by the bar associations or bar council, though there are medical evaluations. Otherwise, health tests और सब bar associations facilitate करती हैं. Correct. लेकिन mental health evaluation के लिए अभी इस फील्ड में कुछ नहीं किया गया है. But yes, it should be an initiative that needs to be taken. तो आपको लगता है कि ये सब चीजें कॉलेज से स्टार्ट हो जानी चाहिए, लाइक जो प्रैक्टिकल लीगल नहीं, जो स्ट्रेस एक लॉयर फेस करता है, आई डोंट थिंक लॉ ग्रेजुएट या जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है उसको इतना फेस करना पड़ता है. मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो लीगल एजुकेशन जैसे हो रही है आजकल, तो उसमें प्रैक्टिकलिटी कम है बेसिकली. जब एक लॉयर जब रियल कोर्ट रूम में पहुंचता है और जो उसने पढ़ा है वो एक्चुअली बहुत डिफरेंट है कि नहीं? बिल्कुल. अब आपको लगता है कि वो सब चीजें उनको फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, उनको प्रिपेयर कर देना चाहिए इन सब चीजों के लिए? कुछ मूट कोर्ट्स होते हैं, कुछ मूट कोर्ट नाम की चीज होती है, बट आई थिंक वो इतने एफिशिएंट नहीं है और इतना रियल नहीं है जितना रियल कोर्ट रूम है. तो मतलब पावर ऑफ लर्निंग इन लॉ स्कूल्स शुड बी अपग्रेडेड. डू यू थिंक दैट कि थोड़ा फॉर्मेट चेंज होना चाहिए लीगल एजुकेशन का? देखिए, ऑलरेडी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं बार काउंसिल के द्वारा. मूट कोर्ट्स की जैसे आपने बात कही, इसके अलावा मीडिएशन के भी राउंड्स और कॉम्पिटिशंस होते हैं कॉलेजेस में. कोर्ट विजिट्स भी करवाई जाती हैं. इवन लॉयर्स के साथ में इंटर्नशिप करवाई जाती है. तो देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ एक्सपोजर ऑलरेडी. लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हैंड्स ऑन नॉलेज है, वो तो काम करके ही सीख सकता है कोई भी लॉयर. वो प्रैक्टिस से ही आएगा. इवन जो न्यूली रिक्रूटेड जजेस हैं, इफ आई मे से सो, उन्हें भी कई बार लॉयर से ही सीख कर प्रोसेस समझना पड़ता है. राइट. क्योंकि एक आपने प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ लिया से सिविल प्रोसीजर कोड में कि अमेंडमेंट होनी है किसी प्लीडिंग के अंदर. यू हैव क्रैम्ड इट इन द लॉ कॉलेज. When you become a lawyer, you need an amendment. आपने वो एप्लीकेशन भी फाइल कर दी कहीं से सीख कर. But once the amendment is allowed, then you have to file an amended plaint, right? Or if one of the party expires, and you have to file an application for substitution. Right. I recall an example. There was a case in, I was also relatively a new lawyer then, but there was a civil judge newly appointed, and after the substitution application was allowed, he asked me from the dais, वकील साहब अब क्या करना है इस केस के अंदर. So by that time I had learned the ropes, so I told him that an amended memo would come on record, sir. And the LRs would be impleted, notices have to be sent to them. तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएंगी सारी चीजें. कोई लॉ स्कूल या बुक से आप इतना नहीं सीख सकते. से फॉर द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, नो बुक कैन टीच यू हाउ यू क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस. देखकर यू लर्न फ्रॉम द सीनियर्स, फ्रॉम द जीनियसेस, आई मस्ट से. बट वो भी केस टू केस वेरी करता है. आई थिंक कुछ इनबिल्ट भी होता होगा कि देखिए, मैं आपको एक ट्रिक ऑफ द ट्रेड थोड़ा शेयर करता हूँ आपके साथ. दैट विल बी गुड फॉर आवर क्रॉस एग्जामिनेशन जब किसी विटनेस का होता है, आई हैव सीन लॉयर्स जो एक बिल्डअप लेकर आते हैं. फर्स्ट दे गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द विटनेस, राइट, ताकि वो एट ईज हो जाए. उसे लगे कि ये तो बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, एंड ही gives out the answers what the lawyer requires for his case. Sure. कुछ lawyers ऐसे होते हैं वो dominate करते हैं witness को, वो उससे at ease नहीं होने देते. I have also seen lawyers जो point blank सबसे पहला क्वेश्चन ही वो पूछते हैं जो केस के लिए रेलिवेंट है, और they get the answers. सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी. Yes, and everything works according to everything depends
it's an hands-on job. It's a hands-on, spontaneous. Yes. कौन कितना? If a witness is a policeman, obviously your approach will be different. Yes, yes. If he is an illiterate man, obviously your approach will be different. आपको शायद उसकी लोकल डायलेक्ट में बात करनी पड़े उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए. ये सारी चीजें कोई लॉ स्कूल नहीं सिखा सकता, ये आप प्रैक्टिस करके ही सीखते बट जनरली ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें पुलिस वाले ज्यादा आते हैं विटनेस पे, उनका ज्यादा क्रॉस होता है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग हैं. द प्रोसीजर इज एज सच ना, जो केस है वो पुलिस ने ही तैयार किया है. पुलिस को ही क्रॉस करते हैं. Obviously they appear as a witness and they have to be cross examined. क्रॉस एग्जाम Because the आपने अपनी ड्यूटी सही नहीं करी है, ये आपने Yes, गलत किया, ये yes, आपने गलत किया, yes, तो वो yes. पूरा जो भी बिल्कुल, defense कंप्लायंस lawyer- है उसको तोड़ने की कोशिश certainly राइट सर? yes yes. सर आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी. जी. अब एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों भी इंटरेस्टिंग है. एक यंग लॉयर है जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है. बेसिकली दोनों यंग लॉयर्स हैं, दोनों फ्रेश ग्रेजुएट हैं. एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है जिसके पीछे कोई लेगेसी नहीं है, और एक ऐसा है जिसकी लेगेसी है. 4th जनरेशन लॉयर्स हैं, ग्रैंडफादर भी लॉयर थे, फादर भी लॉयर है, और वो खुद भी अब लॉ ग्रेजुएट हो गया है. अब आपको क्या लगता है कि प्रेशर किसके ऊपर ज्यादा है? जो लेगेसी जिसको आगे लेके जानी है उसके ऊपर, या जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, जिसको सिर्फ डे 1 से स्टार्ट करना है, उसको अपने फंडामेंटल्स खुद से ही बनाने हैं, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सब यू नो यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन, राइट? तो बेसिकली प्रेशर मुझे लगता है दोनों पे ही है, बट ज्यादा आपको लगता है किस पे है? आंसर आपने खुद ही दे दिया, दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर. इक्वल प्रेशर है. Yes, because legacy doesn't help you. When you are in the arena, you have to box for yourself. मुझे ऐसा लगता है जो लेगेसी से है ना उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनको अपने डैड का नाम भी बचाना है, नहीं, अपना भी एक नया नाम बनाना है. No, I don't think so. I don't think so. जो मैं first generation है- फिर मैं वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. When you are in the boxing arena, मैच तो आपको ही लड़ना है ना. राइट राइट. फादर या ग्रैंडफादर तो आपके साथ में बॉक्सिंग करने आएंगे नहीं. अगर आपने सही ब्लोज किए, सही टैक्टिक्स यूज की, तभी आप मैच जीत सकते हो. तो इवन इफ इट्स अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर और अ 4th जनरेशन लॉयर, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हिज ओन स्किल्स एंड हिज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. उस समय वो क्या करते हैं. ना आई टोटली गेट यू कि वो स्किलफुल वाला काम जी, है. प्रेशर But दोनों पे बराबर है, बिकॉज कोर्ट रूम में दोनों को सेम प्रॉब्लम्स डील करनी है. नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, जो फर्स्ट जनरेशन है वो अपने आप को किसी के साथ, कोई उसको कंपेयर नहीं कर रहा किसी के साथ, यू नो उसके डैड के साथ कंपेयर नहीं कर रहा. अब जो लेगेसी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जी. तो वो बोलते हैं, मतलब जनरली लोगों का ये होता ही है कि यार उसके डैड इतने बड़े लॉयर हैं एंड ही इज नॉट दैट गुड और ही इज इक्विवेलेंट गुड. तो आई थिंक वो थोड़ा सा प्रेशर मुझे लगता है कि जो लेगेसी वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा रहता है. नहीं, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो. जब एक लॉयर कोर्ट में जा रहा है केस डिफेंड करने के लिए या लड़ने के लिए, तो उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है? क्लाइंट का. यस. और वो दोनों के ऊपर बराबर है. बराबर है. राइट. यस. ये हो सकता है कि जो 4th जनरेशन लॉयर है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस, उसने एक रात पहले कोई हेल्प ली हो, या कोई उसे साइटेशन मिल गई हो, ठीक है, वो अलग बात है. बट व्हेन ही इज इन द कोर्ट, बोथ आर इक्वल, बोथ हैव द सेम प्रेशर ऑन देम. वेरी गुड सर. तो सर ये मतलब इनिशियल स्टेज पे जब लॉ ग्रेजुएट जब 5th ईयर में होते हैं या 3 ईयर LLB में 3rd ईयर में होते हैं, तो आपको लगता है कि तभी इनको थोड़ा प्रोबोनो वर्क करना चाहिए? प्रोबोनो काम, देखिए, प्रोबोनो वर्क, आई डोंट थिंक a young lawyer can do a good pro bono work, because pro bono work जो है वही आदमी अच्छी तरह कर सकता है. because pro bono work का पहली बात मीनिंग ये है कि that he charges no fees at all. ठीक है. तो अगर कोई फीस ही नहीं ले रहा, वो सिर्फ जस्टिस के लिए काम कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ही विल हैव टू हैव हिज किचन रनिंग एट द एंड ऑफ द डे. और एक यंग लॉयर जिसके पास में अगर इनकम नहीं है, तो वो क्या किसी को जस्टिस दिलाएगा? उसको तो अपने एंड्स मीट करने में ही सारी मेहनत लग रही है. राइट. ठीक है. वो कहीं ना कहीं प्रो बोनो वर्क करते हुए भी कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्ट करेगा कि उसे अर्निंग मिले, एंड दैट देन विल नॉट बी अ प्रो बोनो वर्क. तो बेसिकली किसी का या तो लीगल एड वो ज्वाइन करे, फिर राइट लीगल एड डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे. यस. वहां से उसे नहीं, वहां से प्रो बोनो वर्क ही होता है. देन द गवर्नमेंट पेज द लॉयर. हाँ. अच्छा, प्रोबोनो में गवर्नमेंट पे, वो लीगल एड डिपार्टमेंट जो है वो लॉयर को पे करता है. तो बेसिकली लीगल एड और प्रोबोनो हम एक ही चीज समझ लें, मतलब अकॉर्डिंग टू इन इंडियन जुडिशरी, मतलब इसका हमने हमारे इंडिया में जहां पर एक लिटिगेंट लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता,
then there is a provision under the legal aid services मतलब authority. अब थोड़ा elaborate करो कि जब अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते Yes, हैं of अपनी course, इनकम of सोर्सेस course, of कि course. मेरे पास कुछ नहीं है, आई जी, कैन नॉट अफोर्ड, मैं एक जी. मजदूर हूँ तो मेरे को एक Yes, लीगल एड चाहिए, yes. वो 100% मिलता ही है, हाँ बिल्कुल मिलता है. मिलना देयर है. इज अ सिस्टम इन फोर्स, और वहां पर आप एप्लीकेशन लगाते हो, आपको एक लॉयर दिया जाता है और एफिशिएंट लॉयर दिया जाता है. उसकी भी स्क्रूटनी होती है. हर किसी को लीगल एड में लॉयर नहीं बना देते. वही मैं कह रहा हूँ, नहीं तो हर कोई आके लीगल एड ही मांगेगा. दे आर स्किल्ड इन देयर जॉब. दे आर स्किल्ड इन द जॉब. Yes. बट ये अवेलेबल है ये जी. सर्विस. तो जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक प्रो बोनो वर्क शुड बी डन बाय द सीनियर लॉयर्स because Yeah. they do not have the problem of finances. Right. And maybe the large corporate firms as well. उनके तो मेरे को लगता है जैसे इनका corporate social CSR है, जी. उनका वही pro bono है, right? उनको जी. भी कुछ ना कुछ तो अपनी social responsibility दिखानी है. बट CSR में माय फ्रेंड अभी प्रो बोनो वर्क को इंक्लूड नहीं किया गया है नहीं किया एज गया. पर द लॉ. वो होना चाहिए. वो होना चाहिए. वो रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है. Pro bono, हाँ या मतलब it should वो- be a thing जो mandatory होनी चाहिए. Yes. कि कुछ cases आपको free में CSR लगेंगे. में जिस दिन प्रो बोनो इंक्लूड हो जाएगा, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी Very गुड good thing. फ्यूचर फॉर लिटिगेशन. Yes. क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग हैं एटलीस्ट उनकी हेल्प हो बिल्कुल. जाएगी, और वो बिल्कुल. लॉयर्स के पास जाने से जो डर लगता है उनको कि यार ये इतने चार्जेस होंगे उतने होंगे, तो जी. एटलीस्ट वो थोड़ा सा और फिर लॉयर्स हो भी जाएगा. जो है फियरलेस होके उनके लिए केस लड़ सकते हैं. फिर उन्हें ये डर नहीं है कि फीस मेरी आएगी कि नहीं आएगी. दे आर ओनली फाइटिंग फॉर जस्टिस. राइट सर. तो अभी आई थिंक ये पूरा जितना भी काम है लीगल का, एडवोकेट्स का, इट ऑल वर्क्स ऑन रेपुटेशन, है ना? तो अभी ये रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए कैसे, बिकॉज जनरली इफ यू आर अ क्रिमिनल लॉयर तो एक बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको अगेंस्ट भी लड़ना पड़ता है विक्टिम के. अब कोई सच में किसी का कोई मर्डर केस है तो वकील तो दोनों साइड से ही आते हैं. अब एक ने सच में मर्डर किया है, राइट? अब एक उसको डिफेंड करेगा बिकॉज उसका काम है. पीपल ऑल्सो नो, एवरीवन नोज द फैक्ट्स कि हाँ भाई इसने मर्डर किया है, जो लोगों का है, नॉट द प्रॉपर जस्टिस. उसमें आपको लगता है कि रेपुटेशन हार्म हो जाती है लॉयर की जब वो किसी विक्टिम के अगेंस्ट केस ले लेता है? नो, आई डोंट थिंक सो. देखिए, एज पर द एथिक्स ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट एंड बार काउंसिल रूल्स, a lawyer has to take case as per the cab rule. Right. If you know, if there's a queue of the cabs, और आप किसी टैक्सी वाले को बोलोगे मुझे फलां जगह जाना है, वो मना नहीं कर सकता. Right. He cannot refuse to take you there. तो इसी तरह किसी लॉयर को अगर कोई लिटिगेंट अप्रोच करता है, it is his duty to give him a right to representation. He cannot deny कि मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा because I think कि आपने ये ऑफेंस किया है. बट आई थिंक बहुत लॉयर्स, जैसे कोई रेप केस होता है उसमें वो मना कर देते हैं कि हम नहीं करने वाले जो रेप. It is their choice, but it is unethical. उस टाइम पे केसेस का, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत केसेस हमने बहुत सुने हैं कि केसेस है lawyers बोलते हैं कि यार मैं जहां नहीं लूंगा. पर बेसिकली मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं हाँ, ज्यादातर कि इसने केसेस. रेप विक्टिम का कोई केस माइनर का या पॉक्सो एक्ट का कोई केस आ जाता नहीं है लेते तो वो लोग. बार भी यूनेनिमसली ये कर देती है कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी इस Yes. अक्यूज को. इन सच केसेस even honorable supreme court has taken strict actions. They have warned lawyers to not do pass such मतलब ये अपनी resolutions. रेपुटेशन बचाने के लिए ही कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर मना कर रहे हैं. मुझे ये लगता है रेपुटेशन के अलावा कहीं ना कहीं कॉन्शियंस उनकी खुद की कॉन्शियस ले अलाउ नहीं करती कि आती मैं है. इसको कैसे बचाऊं जिसने इतना हीनियस क्राइम किया है. मे बी समथिंग लाइक देखिए, एज अ लॉयर वी आर नॉट द वंस टू पास जजमेंट. वी आर ओनली टू रिप्रेजेंट the best interests of our client. 100%. As a lawyer, we have no business to pass judgment. We cannot pass a decision right away that इस आदमी ने offense किया है. Right. If he has approached us to defend him, he has every right to seek our representation, and we have a duty. We are duty bound to represent him in the court. Right, sir. Very good, sir. सर आपको क्या लगता है जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, where should they start their practice from? Which court? They should begin with district courts only, because there is no bar from beginning their practice from High Court or Supreme Court. But जितनी किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा दिन वो बिल्डिंग चलेगी. और फाउंडेशन लाइज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओनली. You learn how the case builds up, how a trial goes on. You know the nuances of it. You know the legalities of it. It is when your brief comes to you, if straight for High Court or Supreme Court also, then you know how the case how the case went on in the trial court, and you also learn how to read between the lines and make out substantial question of law. So definitely one should begin with district court. With the district court. Great, sir. It was a very insightful session.
I hope young lawyers and fresh law graduates get benefit from this video. Thank you so much. Thank you.